तो वेक्टर क्या होते हैं उसको समझने के बाद अब देखते हैं कि वेक्टर के साथ ऑपरेशंस कैसे करना है। तो पहला इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है। तो ये तो अभी अभी जस्ट देखा था कि i को i के साथ ऐड करो, j को j के साथ, k को k के साथ। तो एक बार जरा इसको लिख भी लेते हैं। तो देखिए ये एक वेक्टर q है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये एक वेक्टर है। मतलब a1 यूनिट वो जा रहा है i के डायरेक्शन में, b1 यूनिट वो जा रहा है j के डायरेक्शन में, एंड c1 यूनिट वो जा रहा है k के डायरेक्शन में। एंड एक दूसरा वेक्टर है लेट्स से q है a2i प्लस b2j प्लस c2k। आपको बोल रखा है इन दोनों को ऐड कर दो, आपको बोल रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो भाई। तो ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये जो बनेगा p प्लस q वो होगा i के साथ एडअप होंगे, j के साथ। अब i के साथ मतलब i के कोफिशिएंट आपस में एडअप होंगे, j के कोफिशिएंट एडअप होंगे और k। तो ये बन जाएगा a1 प्लस a2 i प्लस b1 प्लस b2 j प्लस c1 प्लस c2 k। दैट्स ऑल। तो दो वेक्टर थे, दो वेक्टर का जो आपने एडिशन कर दिया और उससे ये बन के प्रोड्यूस हुआ, i के कंपोनेंट ऐड हो गए, j के कंपोनेंट एंड k के कंपोनेंट। सो दिस इज द रिजल्टेंट। ये क्या है यहाँ पर, ये है रिजल्टेंट। तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है ना वेक्टर को एडिशन करने के बाद जो आता है वो रिजल्टेंट होता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर ऑल्सो गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। क्या देता है ये देता है आपको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। समझ गए, ये आपको क्या देता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, ये आपको देता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। समझने के लिए जैसे देखिए ये मान लीजिए वेक्टर p है, ओके, एंड ये वेक्टर q है। तो ये जो बन के आएगा ना ये वाला, दिस विल बी द रिजल्टेंट, एंड रिजल्टेंट क्या होगा, p प्लस q। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा p प्लस q। समझ गए, द रिजल्टेंट विल बी p प्लस q। तो दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करना होगा, अपने को ऐड कर दो, दोनों को आपस में ऐड कर दो। दोनों वेक्टर को आपको क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। जैसे देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ को फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का और कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 30 न्यूटन का। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है 10 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है 30 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव करेगा, है ना। तो अगर ये सुनिए, अगर ये फोर्स है +10 तो ये फोर्स क्या होगा, -30, +10 -30 ऐड कर दो -20। तो ये डायरेक्शन जो है ये माइनस है, इसलिए -20। समझ में आया। तो आपको क्या करना है, दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो डायरेक्टली उनको ऐड कर दीजिए। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए अगर आपको ये रिजल्टेंट वाला नहीं भी समझ में आया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं ना तो ये और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हमारे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए ऐड कैसे करते हैं। रिजल्टेंट वाला मैं दोबारा आपको बताऊंगा, अभी आप ये समझ लीजिए ऐड कैसे करना है। तो अगेन सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या होगा, ये p वेक्टर है, p वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k, तो इनके ऊपर आ गया कैप। एंड ये वेक्टर q है, दिस इज a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब इनको बोल रखा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट क्या मतलब, सब्ट्रैक्ट होगा p माइनस q करके, द सब्ट्रैक्शन विल बी p माइनस q। तो ये होगा a1 माइनस a2i प्लस b1 माइनस b2j प्लस c1 माइनस c2k, दैट्स ऑल। तो ये आ गया सब्ट्रैक्ट करके। तो दो वेक्टर्स का अगर आपस में सब्ट्रैक्शन करोगे तो i से सब्ट्रैक्ट, j से सब्ट्रैक्ट और k से सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है ये चीज, है ना। ऑल राइट, अब एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड। ये जो एनालिटिकल मेथड है ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि जो दो वेक्टर्स हैं वो अगर आपस में जुड़ते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा। आप कहेंगे सर दो वेक्टर को जुड़ना मतलब एडिशन तो आपने अभी अभी बताया और रिजल्टेंट तो दोनों को ऐड कर दो। ये आप तभी कर सकते हो अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया हो। अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो रिजल्टेंट कैसे आएगा,
आपस में डायरेक्टली ऐड कर दो, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्केलर फॉर्म में दिया है, स्केलर फॉर्म में दिया है, तब आप ये वाला मेथोडोलॉजी अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमको एनालिटिकल मेथड बताना पड़ेगा। जैसे मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ मैं आपको। मान लो अगर आपको दिया है फोर्स F इक्वल टू, लेट से आपको दिया है 2I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है, ये F1 है। एंड F2 आपको दिया है -I प्लस 2J प्लस 3K, लेट से, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। एक फोर्स है 2I प्लस 3J प्लस 4K एंड दूसरा फोर्स है -I प्लस 2J प्लस 3K, और कहा गया है कि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, ये जो फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। अब हमें नहीं पता कैसे लग रही है, सीधी लग रही है, टेढ़ी लग रही है, किस वे में लग रही है, हमें नहीं पता। हमें बोला गया था कि इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, 2I प्लस -I कितना हो जाएगा I, 3I प्लस 2J 5J, 4K प्लस 3K 7K, बस दैट्स ऑल। तो ये आ गया रिजल्टेंट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, तो ये हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया आपस में। और अगर बाई चांस पूछा होता कि मैग्नीट्यूड क्या है, बाई चांस पूछा होता है कि मैग्नीट्यूड क्या है इस फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, √1² प्लस 5² प्लस 7²। क्यों, क्योंकि ये देखिए जो कोफिशिएंट है ना, इन कोफिशिएंट को लेना होता है। यहाँ कुछ नहीं तो मतलब क्या होगा, 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब क्या है, 1 है ना। तो बस इनके कोफिशिएंट को हमने ऐसा अंडर रूट करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद ये जो भी आएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 7 जा 49, 49 प्लस 1 50 एंड 50 प्लस 25 √75। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग फोर्स है, तो दो फोर्स लग रही थी F1 एंड F2, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रही थी। लेट से ये F1 लग रही है और ये दूसरी फोर्स F2 लग रही है। तो रिजल्ट क्या होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्या कि हमने दो वेक्टर को आपस में जोड़ दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया होता, मान लो सेम क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होता कि देखो ये जो फोर्स F1 है ना, ये जो फोर्स F1 है ये है लेट से 25 न्यूटन का एक्टिंग, 25 न्यूटन का, एंड दूसरा फोर्स है F2, दिस इज 40 न्यूटन एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब आपको बोल रखा है फाइंड रिजल्टेंट, ठीक है। सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा है कि एक फोर्स है 25 न्यूटन, दूसरी फोर्स है 40 न्यूटन, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालोगे आप, क्या आप डायरेक्टली ऐड करोगे रिजल्टेंट के लिए 25 प्लस 40, तो ये लो 25 प्लस 40 कर दिया तो आंसर आ गया 65 न्यूटन। क्या ऐसे करोगे, नहीं, गलत हो जाएगा ये। डायरेक्टली वेक्टर को ऐड तब करना है रिजल्टेंट के लिए जब वो वेक्टर फॉर्म में होंगे। अब आप ये नोट कीजिए, जरा इसको नोट कीजिए, क्या ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में था, कैसे पता वेक्टर फॉर्म में था, देखो ना IJK लिखा हुआ है, किसी के साथ अगर IJK चिपका हुआ है तो मतलब वो वेक्टर फॉर्म तो हो गया। ये देखिए ये दूसरा वाला फोर्स, क्या ये भी वेक्टर के फॉर्म में था, यस, इसीलिए आप डायरेक्टली एड अप करके आपने रिजल्टेंट निकाल दिया। देख रहे हो क्या, वेक्टर फॉर्म में था, कितनी आसानी से रिजल्टेंट निकल गया, सीधा ऐड कर दिया हमने, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पर देखिए इस वाले केस में, देखिए इस वाले केस में F1 25 न्यूटन दे रखा है, F2 40 न्यूटन दे रखा है और इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। तो क्या ये वेक्टर फॉर्म में, इस बार ये जो फोर्स आपको दिया है क्या ये वेक्टर फॉर्म में है, नहीं है, ये स्केलर फॉर्म में है। तो स्केलर फॉर्म में रिजल्टेंट कैसे निकालें उसका लॉजिक अब हम देखने वाले हैं। स्केलर फॉर्म में हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर हुआ ये चीज। तो वेक्टर फॉर्म का रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, दो वेक्टर को आपस में ऐड कर देंगे, दो क्या, 3 4 5 6 10। जैसे किसी ने आपको बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है, आपको किसी ने बोला ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 10 फोर्स पड़ रही हैं, ये देखो ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस आपस में पड़ रही हैं, बताओ इसके साथ क्या होगा। हम क्या बोलेंगे, एक काम करो तुम ना फोर्स हमको दे दो बट वेक्टर फॉर्म में देना, जो भी फोर्स दोगे वेक्टर फॉर्म में देना, ठीक है। सामने वाले ने वेक्टर फॉर्म में दे दिया। अब 10 फोर्स है, 10 के 10 वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो, आई के साथ, जे के साथ, के साथ, बस सबको ऐड कर दो एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स। देखो वेक्टर से कितना काम आसान हो गया। लेकिन अगर वही ऐसा होता
10 फोर्स सामने वाले ने दिया, एक फोर्स इधर से पड़ रही है, दूसरी फोर्स इधर से, तीसरी, और ये सब स्केलर फॉर्म है और सबके बीच में एंगल दे रखा है, इसके और इसके बीच में ये एंगल, इसके और इसके बीच में ये एंगल, भाई मुश्किल हो जाता फिर ये सॉल्व करना। तो अभी हम लोग जो मेथड देखने वाले हैं दैट इज एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हेडिंग डालिए इसका, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली रिजल्टेंट निकालने के लिए, चाहो तो लास्ट में आप निकाल सकते हो टू, मतलब लिख सकते हो टू फाइंड द रिजल्टेंट, टू फाइंड द रिजल्टेंट। जब इनपुट आपके स्केलर फॉर्म में दिए गए हों, ठीक है, ये आपको तब यूज करना है जब इनपुट जो है, ये आपको तब यूज करना है जब इनपुट स्केलर फॉर्म में दिया हो, स्केलर फॉर्म में दिया हो। और एडिशन करके जो आप रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ये आपको तब डालना है जब आपके पास इनपुट वेक्टर फॉर्म में हो, जब इनपुट वेक्टर फॉर्म में हो तब। अगर इनपुट वेक्टर फॉर्म में है तो डायरेक्टली रिजल्टेंट के लिए ऐड कर दीजिए, लेकिन अगर इनपुट स्केलर फॉर्म में है, जैसे ये सेकंड उसमें दिया F1 इक्वल टू 25 न्यूटन, अब देखो ना यहाँ पर IG के तो दिया नहीं है, तो ये तो वेक्टर नोटिफिकेशन है नहीं, तब हमको क्या करना होगा, एनालिटिकल मेथड अपनाना होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं फिर आगे। तो कैसे होगा, इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है P एंड एक ये वेक्टर है Q। एक ये वेक्टर है P और एक ये वेक्टर है Q, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये है थीटा। हमको ढूंढना है द रिजल्टेंट, हमको ढूंढना है रिजल्टेंट। लेकिन दिक्कत यह है कि जो P है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, Q का मैग्नीट्यूड दे रखा है, IJK के फॉर्म में नहीं दे रखा, इसलिए इसके ऊपर जो मैंने ये मार्क कर रखा है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। तो जो रिजल्टेंट इसका बनेगा वो क्या बनेगा, देखो बीच में से जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो देखो ये जो बीच का गया, ये क्या है इसका रिजल्टेंट, ये क्या है रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट बीच में कैसे जाता है, जरा इस चीज को भी आप समझिएगा। आपने कभी उससे खेला है रबर बैंड, दो रबर लिया, बीच में एक कागज फंसाया और अपने क्लास के बच्चों को मार रहे हैं आप लोग चटाक चटाक, कभी किया ऐसा? या गुलेल देखी होगी कभी। होता क्या है, एक रबर इधर से खींच रहा है, एक रबर इधर से खींच रहा है, दो रबर होते हैं ना, रबर तो एक्चुअली एक ही होता है, लेकिन आप जो पोजिशनिंग करते हो उसकी वजह से कुछ ऐसा शेप बन के आता है ना, वी शेप बन के आता है। मतलब कि देखिए इधर का रबर इधर खींच रहा है, इधर का रबर इधर है, तो ये एक ही, लेकिन पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन चाहता है कि कागज इस तरफ को जाए, ये वाला पोर्शन चाहता है कागज इस तरफ को, तो दोनों जब ऐसे खींच रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां जाता है, सीधा ऐसे जाता है आगे की तरफ। सही बात है ये। तो दो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे खींच रहे हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, सामने की तरफ होगा। तो यहां पर भी वही है, P बोलता है मेरे साथ I की डायरेक्शन में चल, Q बोलता है मेरे साथ ऐसा ऊपर की तरफ चल, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कुछ इस वे में जाएगा। अब हमको यहां पर देखो क्या करना है कि सबसे पहले एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है रिजल्टेंट एंड ये P के बीच में, दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एंगल हटा देते हैं, इसका चक्कर नहीं रखते हैं। सुनो, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर को शिफ्ट कर देता हूं। ये जो Q वेक्टर है ना, इसको शिफ्ट किया जा सकता है, ये जो वेक्टर Q है इसको शिफ्ट किया जा सकता है। ये देखिए, तो मैंने इस Q को इधर पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये जो वेक्टर Q है ना, इस वेक्टर Q को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इस Q को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। आप कर सकते हो शिफ्ट, ये वेक्टर की अच्छी चीज है, आप फिक्स कर सकते हो। देखो एक फोर्स ऐसी लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, आप बोलो कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं बनाना है, मुझे उसके नीचे ऐसा बनाना है, ऐसा, एक ही बात है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बाकी कहीं से भी ओरिजिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेक्टर की अच्छी बात है। अब ये देखिए ना, Q यहां से जा रहा था ओरिजिनली Q यहां से जा रहा था, ये देखिए यहां से हमने Q को हटाया और उसकी पोजीशन को ऐसा शिफ्ट कर दिया, सो दैट ये ट्रायंगल बन जाए, सो दैट ये ट्रायंगल बन जाए। ऑलराइट, ओके गुड। अब हम क्या करेंगे, इसको एक परफेक्ट ट्रायंगल बना देंगे। ये देखिए मैं यहाँ से इसको ऐसा कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको एक बना दूंगा ट्रायंगल। अब इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। तो 4 पॉइंट हो गए A, B, C, D। और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। एंड वन मोर थिंग, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, क्या ये एंगल भी थीटा होगा? बाय द वे हम लोग करने क्या जा रहे हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन निकालने जा रहे हैं, जिसके अंदर दो मेथडोलॉजी आती है। एक आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड जो दूसरा वाला है वो है पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो जरा, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD में देखिए, क्या यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर लिखा जा सकता है। AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो AC है, क्या इसको AB प्लस BC लिखा जा सकता है होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब AB प्लस BC का होल स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB इंटू BC प्लस DC स्क्वायर, है ना, लिखा जा सकता है इसको। नाउ अब जरा इसको समझिए, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDC को कंसिडर कीजिए, ट्राइंगल BDC को कंसिडर कीजिए। इस ट्राइंगल में क्या आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, जैसे साइन थीटा, बताइए जरा, साइन थीटा क्या यहां पर हो जाएगा, DC बाई BC, साइन थीटा क्या हो जाएगा, DC बाई BC। इसका मतलब DC क्या हो जाएगा, DC क्या हो जाएगा, BC साइन थीटा, है कि नहीं, DC क्या हो जाएगा, BC साइन थीटा। और ये जो BC है, BC का वैल्यू क्या है, Q है ना, ये देखो ये Q है, ये देखिए BC का जो वैल्यू है, सॉरी BD का वैल्यू वो Q है। इस वजह से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो DC है, ये जो DC है ये बन जाएगा Q साइन थीटा। भाई ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो तो, है ना, तो ये जो साइड है, ये साइड बन जाता है Q साइन थीटा। अब दूसरा इधर पे देखो, cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय BD। इसका मतलब BC का वैल्यू क्या होगा, BD cos थीटा। अच्छा BD क्या है यहाँ पर, Q, तो Q cos थीटा। तो ये जो पार्ट है इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा Q cos थीटा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाया बस इस ट्राइंगल में। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा DC बाय BC, तो DC होगा BC साइन थीटा। तो BC का वैल्यू क्या यहाँ, मतलब ये जो है DC विल बी BC साइन थीटा। तो एक सेकेंड, सॉरी मैंने कुछ यहाँ पर गलती कर दिया, दिस इज BD, दिस इज नॉट BC, दिस इज BD, है ना, तो ये बन जाएगा BD, करेक्ट। अब सही है, अब देखिए जरा, ये BD सही है। तो साइन थीटा इक्वल टू DC बाई BD, तो DC होगा BD साइन थीटा। BD की वैल्यू कितनी है, Q है, BD की जो वैल्यू है वो कितनी है, BD की वैल्यू Q है। तो DC विल बी इक्वल टू Q साइन थीटा। तो मैंने DC की वैल्यू Q साइन थीटा ले ली, और उसके बाद सिमिलरली इसी ट्राइंगल में मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई cos थीटा के टर्म्स में। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, BC बाई BD, तो BC होगा Q cos थीटा, है ना। तो बस ये देखिए, ये Q cos थीटा बन गया। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये जो AB है, AB, क्या मैं AB को P स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं AB को P स्क्वायर लिख सकता हूँ। BC को मैं क्या Q cos थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, Q cos थीटा का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो ना, ये जो AB है, AB की वैल्यू P है, तो AB की जगह P लिख दिया। BC की जगह पर क्या आ जाएगा, Q cos थीटा, तो BC स्क्वायर मतलब Q cos थीटा का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स AB, तो 2 टाइम्स AB का मतलब P इंटू BC, BC का मतलब Q cos थीटा, Q cos थीटा प्लस DC स्क्वायर। अच्छा DC क्या है, Q साइन थीटा, तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप जरा देखिए, ये हो गया P स्क्वायर प्लस, इसको नोट कीजिए जरा, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इन दोनों में से Q स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो क्या बन जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज AD, और AD क्या है, रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट स्क्वायर इतना आया, इसका मतलब द रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट के लिए एक्सप्रेशन है भाई।
ठीक है, दो वेक्टर इधर जा रहे हैं, एक वेक्टर p है और एक वेक्टर q है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो r है। तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो p और q के साथ कैसे लिंक्ड है? द रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, करेक्ट। अब एक टेस्ट कर लेते हैं, जो हमने किया वो सही किया भी है कि नहीं है, एक टेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए केस, यहां पर मैं लिख देता हूं केस, चेक करना है ना अपने को, केसेस ले लेते हैं। केस वन, केस वन यहां पर यह है कि जिस डायरेक्शन में p है, जिस डायरेक्शन में p जा रहा है उसी डायरेक्शन में q भी है, उसी डायरेक्शन में q भी है। तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो थीटा होगा क्या वो 0 डिग्री होगा? क्या वो 0 डिग्री होगा? तो देखिए रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, केस वन दोनों का सेम डायरेक्शन है, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0, cos 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है? 1। व्हाट इज cos 0? 1। तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट बन के आया, ये बन के आया अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इज इक्वल टू p प्लस क्यू, रिजल्टेंट हो जाएगा p प्लस क्यू। अब इसका एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं साइड में बना रहा हूं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, सपोज 5 न्यूटन का, दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में पड़ रहा है 15 न्यूटन का। तो मुझे बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट क्या होगा इसका? तो रिजल्टेंट होगा 20 न्यूटन, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ये भी तो वही कह रहा है, जरा नोटिस करना, ये भी तो वही कह रहा है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिजल्टेंट दोनों का एडिशन है, मतलब रिजल्टेंट इज p प्लस क्यू। वेक्टर एडिशन नहीं बोल रहा हूं, वेक्टर एडिशन नहीं, वेक्टर एडिशन को तो डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता। वेक्टर के फॉर्म में है तो ऐड कर दो, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है उसमें, ऐड कर दो बस, अगर क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में है तो। मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। सो द रिजल्टेंट इज p प्लस क्यू। एक और चीज देख लेते हैं, जैसे केस 2, एक और एग्जांपल, जैसे केस 2। मान लीजिए p जो है वो इधर को एक्ट कर रहा है एंड q ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, q जो है वो ऑपोजिट एक्ट कर रहा है। तो देखते हैं ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ये आपको क्या बताता है, अंडर रूट। अच्छा इन दिस केस क्या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी? क्या थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी? तो क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री। अच्छा 180 क्या होता है? -1। तो रिजल्टेंट क्या बना, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। अच्छा तो ये क्या होता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो क्या ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होगा? अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सो द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू। ये देखिए ये सेकंड कंक्लूजन आया, अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहां पर ही सेम सिचुएशन देखो, एक ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का और दूसरा फोर्स ऑपोजिट लग रहा है 15 न्यूटन का। तो क्या होता है रिजल्टेंट? व्हाट इज द रिजल्टेंट? बताओ जरा, यहां पर रिजल्टेंट क्या आएगा? क्या ये 15 माइनस 5 होगा? क्या ये 15 माइनस 5 होगा? दैट इज 10 न्यूटन होगा। तो क्या ये सब्ट्रैक्ट होंगे? तो एक ऑब्जेक्ट पे अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करिए, तो क्या वो सब्ट्रैक्ट होंगे? हो रहे हैं। ये भी तो वही कह रहा है, ये भी तो वही कह रहा है। देख रहे हो, ये केस 2 हो गया। अच्छा केस 3 भी ले लेते हैं, लेट्स से केस 3। केस 3 है यहाँ पर कि ये जो वेक्टर p है ये इस तरफ जा रहा है, दिस इज द वेक्टर p एंड वेक्टर q ऊपर को जा रहा है ऐसा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया वेक्टर p इधर जा रहा है, q इधर जा रहा है, दिस इज द q। आप चाहो तो सेम डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हो कि ये देखिए ये वेक्टर p है एंड वेक्टर q को इस तरफ शिफ्ट कर दो, ये देखो वेक्टर q को इस तरफ शिफ्ट कर दो। तो डोंट यू थिंक सो कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, है ना? पहले केस में भी इनका रिजल्टेंट ने कुछ ऐसा ही जाना था, पहले केस में भी इनके रिजल्टेंट ने ऐसे जाना था, बट q को अगर आप यहां पर शिफ्ट कर देंगे तो ये जो होगा ये रिजल्टेंट आपको देगा। तो देखते हैं जरा यहां पर रिजल्टेंट क्या बोलता है। सो यहां पर इस केस में अगर आप नोटिस करें तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओवर हियर द एंगल थीटा इज 90 डिग्री। तो जरा देखते हैं ये फॉर्मूला क्या बोलता है। तो फॉर्मूला है रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री।
अच्छा बताइए जरा cos 90 क्या होता है? cos 90 होता है 0। सो द रिजल्टेंट इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। रिजल्टेंट इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है? क्या ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है? क्या हाइपोटेन्यूज निकालने का यही फॉर्मूला था? और हाइपोटेन्यूज का जिक्र कब आता था? जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, यहां पर आपने दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल करा के, आपने यहां पर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल करा के क्या आपने राइट एंगल ही प्रोड्यूस कर दिया है? नोट करो जरा, यहां पर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का रख करके क्या आपने उनको एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्म दे दिया? और अगर राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्म दे दिया तो नोटिस करना जरा कि ये जो वेक्टर P है ये बेस का काम कर रहा है, वेक्टर Q जो है वो हाइट का काम कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट है वो किसका काम करेगा? हाइपोटेन्यूज का। देख रहे हो ना, देखो डायग्राम में देखो, P किसका काम कर रहा है? बेस का। Q किसका काम कर रहा है? Q हाइट का काम कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट है वो किसका काम कर रहा है? हाइपोटेन्यूज का। एंड हाउ टू फाइंड हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और ये देखिए ना, ये भी तो वही फॉर्मूला आया है, ये भी तो वही फॉर्मूला आया है कि द रिजल्टेंट इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो समझ रहे हो, आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो इसका एक केस है, थर्ड केस है। तो ये जो है ना एनालिटिकल मेथड, ये आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपको दो वेक्टर दिए गए हों। जब आपको दो वेक्टर दिए गए हों, ये देखिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, आपको बोल रखा है कि ये वेक्टर इतना इतना, ये दूसरा वेक्टर इतना, और इन दोनों के बीच में एंगल ये है। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये वेक्टर दोनों डायरेक्टली एड अप हो जाते हैं। अगर एंगल बढ़ा देंगे तो क्या हो रहा है कि वेरिएशन हो रहा है, ये बोलता है मैं इधर जा रहा हूं, ये बोलता है मैं इधर जा रहा हूं, तो रिजल्ट उतना नहीं आएगा। यहां पर रिजल्ट कितना आएगा? जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तब रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जब एंगल 90 का है। अब अगर 90 से एंगल बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो बिगड़ने लगेगा। ये बोलता है मुझे इधर जाना है, ये बोलता है मुझे इधर जाना है। तो अब देखो, इनके बीच में एंगल अगर परफेक्ट 180 कर दिया तो अब ये तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इसी वजह से P माइनस क्यू हो जाएगा, इसी वजह से P माइनस क्यू हो जाएगा। तो बात समझ में आई? तो ये देखिए यहां पर वेक्टर एड अप हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में वेक्टर एड अप हो जाते हैं। अभी भी ऐड हो रहे हैं पर इफेक्ट उतना नहीं है, इफेक्ट और कम हो गया, और कम और कम, सबसे कम हो गया इफेक्ट। इससे ज्यादा करोगे तो अब ये दोनों लड़ने लगे हैं, क्योंकि ये इसका ओरिएंटेशन इस तरफ चला गया जबकि ओरिएंटेशन इसका इस तरफ है। तो 90 के बाद ये आपस में रिजल्टेंट घटने लगता है, 90 के बाद जो रिजल्टेंट है वो घटने लगता है। और 90 से पहले रिजल्टेंट जो है वो ऐड होता है, अभी कम हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ, ये मैक्सिमम हुआ। व्हाई? क्योंकि cos 0 मैक्सिमम होता है, cos 0 मैक्सिमम होता है, cos 90 0 होता है। मतलब अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो कोऑर्डिनेशन खत्म, तो cos थीटा जो है वो 0 हो गया, कोऑर्डिनेशन खत्म। यहां हो गया थीटा से, मतलब 90 डिग्री से पार चला गया, तो 90 डिग्री cos 90 से ज्यादा जब होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है 180 तक। हम जो बात करते हैं वो 180 तक ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। मतलब आपके मन में आएगा कि सर अगर cos 270 हुआ तो भाई आपको cos 270 के लिए ये करने की क्या जरूरत है? जैसे 270 का मतलब क्या है आपके मन में आ रहा होगा, 270 का मतलब ये ऐसे घूम करके ऐसे आ गया, यही होता है 270। तो आप ऐसा घूम के क्यों जा रहे हो? आप सीधा ये एंगल कंसिडर कर लो ना, ये तो 90 डिग्री है, तो कभी भी 180 को क्रॉस नहीं किया जाता है। हाँ, मैथमेटिक्स में आपको जरूर सिखाया जाता है कि 270 कितना होता है, 360 कितना होता है, 720 कितना होता है, बट प्रैक्टिकली आप सिर्फ 180 तक ही जाते हो। क्योंकि अगर एंगल 180 से ज्यादा हुआ तो ये क्यों पकड़ रहे हो फिर ऊपर वाला? तो नीचे वाला एंगल पकड़ो ना। जैसे देखो ये मेरे हाथ है, ओके, अगर कोई चीज लेफ्ट में होगी तो क्या मैं इस हाथ को ऐसा लेके जाके उसको पकड़ूंगा क्या? पीछे की डायरेक्शन से ऐसे लेके जाके पकड़ूंगा। उस तरफ अगर कोई चीज है तो ऐसे लेके जाके पकड़ूंगा? नहीं, जो चीज मेरे लेफ्ट में लेफ्ट हाथ से पकड़ूंगा, जो चीज राइट में वो राइट साइड से। तो यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है। अगर एंगल ये है ऊपर की साइड से देखो, ये नीचे की साइड से ऐसा मत देखो। अगर ये ऐसा चला गया तो एंगल अब नीचे की साइड से देखो, ऊपर की साइड से मत देखो, तो 180 के पार का भी जाना ही नहीं है। क्लियर हो गया ये? तो अब ये तो निकल गया रिजल्टेंट कि दो वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट कैसे निकालना है एनालिटिकल मेथड से। एनालिटिकल मेथड मतलब अगर इनपुट आपके वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो, इनपुट अगर आपके वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो कैसे निकालना है। अब एक और चीज, आखिरी चीज इसमें, कि ये जो रिजल्टेंट है एंड किसी भी एक वेक्टर का जो एंगल है, लेट्स से मैं इसकी बात कर रहा हूं एंगल, ये एंगल क्या होगा? व्हाट विल बी द अल्फा? तो देखिए अल्फा क्या है, एक बार फिर से बता रहा हूं। अल्फा रिजल्टेंट का और इस पी वेक्टर के बीच का एंगल है। अल्फा जो है वो रिजल्टेंट एंड पी वेक्टर के बीच का एंगल है। देखिए पी इस तरफ जा रहा था, सुनिए जरा,
P जो है वो इस तरफ जा रहा था, P इस तरफ जा रहा था, Q इस तरफ जा रहा था, और मान लेते हैं कि ये आया उनका रिजल्टेंट, ये जो है ओके चलो ये एक और ये ले लेता हूं मैं, सी दिस इज द रिजल्टेंट, ये वेक्टर P था, ये वेक्टर Q था और ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का वेक्टर P के साथ कितना एंगल, मतलब इस नीचे वाले के साथ कितना एंगल है, उस एंगल को हमने नाम दे दिया अल्फा। अब आपके मन में आ गया कि क्या हम ये वाला एंगल अल्फा बोल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, बट जो भी लेना फिर उसके हिसाब से आपके इनपुट चेंज हो जाएंगे। चलो पहले इसके हिसाब से देखते हैं। तो देखो इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ADC, ये देख रहे हो ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ADC में क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो tan अल्फा है ट्राइंगल ADC में, tan अल्फा इक्वल टू DC डिवाइडेड बाय, अच्छा DC क्या है, Q साइन थीटा है ना, क्या है ये Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये पूरा साइड क्या होगा, AC क्या होगा, या पूरा लिख दो पहले, चलो चाहिए तो मैं पूरा लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो tan अल्फा हो जाएगा DC डिवाइडेड बाय AC, tan अल्फा क्या होगा, DC डिवाइडेड बाय AC। सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू DC क्या है, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय AC क्या है, P प्लस Q कॉस थीटा, P प्लस Q कॉस थीटा। इस हिसाब से जो रिजल्टेंट मतलब ये जो अल्फा निकल के आएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। सो दिस इज द अल्फा, दिस इज द अल्फा। अल्फा का मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट और वेक्टर P के बीच का एंगल है ये, रिजल्टेंट एंड वेक्टर P के बीच का एंगल है ये, ठीक है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द वेक्टर P। मान लो आपको किसी ने बोला कि रिजल्टेंट और Q के बीच का एंगल कितना है, एंगल कितना है, तो थीटा में से अल्फा माइनस कर दो, देखो ना थीटा में से अल्फा माइनस कर दो तो रिजल्टेंट और Q के बीच का एंगल आ जाएगा। तो इसके लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर P। तो कल के दिन जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा बना देता हूँ डायग्राम। मान लीजिए ये है रिजल्टेंट, ये यहाँ पर है वेक्टर, सपोज ये A है एंड ये जो ऊपर वाला है ये वेक्टर B है। आपको पूछ रखा है कि ये वाला एंगल क्या है, आपको पूछ रखा है रिजल्टेंट एंड B के बीच में एंगल क्या है। तो क्या ध्यान रहेगा यहाँ पर, आपको क्या ध्यान रखना है एक्चुअली, तो ध्यान ये रखना है कि रिजल्टेंट जिसके साथ जुड़ा होता है उसको P का नाम देना है। तो रिजल्टेंट B के साथ जुड़ा है इसलिए B आपके लिए P का काम करेगा, ठीक है। फिर से सुनो, रिजल्टेंट जिसके साथ जुड़ा होता है, जिस वेक्टर के साथ जुड़ा होता है उसके साथ अल्फा का नाम दिया जाता है। तो ये देखो ये रिजल्टेंट है, ये B के साथ जुड़ा है, तो B जो है वो आपको P का काम करके देगा। तो इसका मतलब A जो है वो Q का काम करके देगा। सो इस केस में ये जो एंगल है, इस एंगल को जो हम अल्फा बोल रहे हैं, ये जो एंगल है इसको हम अल्फा बोल रहे हैं, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, इन दिस केस तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, या अल्फा, tan अल्फा भी क्या अल्फा। सो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स Q साइन थीटा। तो Q का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, A, तो tan इनवर्स A साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस, अच्छा P का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, B, तो B प्लस Q की जगह पर क्या आ जाएगा, A कॉस थीटा। तो इस वे में आप एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज है बस, अल्फा इज द एंगल बिटवीन R एंड P, अल्फा इज द एंगल बिटवीन R एंड P। तो यहां पर आपको जो भी एंगल पूछा हो, रिजल्टेंट और ये B के बीच में एंगल पूछा हो या रिजल्टेंट और A के बीच का एंगल पूछा हो, जिसके भी पूछा हो, तो R जिसके साथ चिपका हुआ है एंगल के थ्रू उसको P का नाम दे देना, वो P का काम करेगा, और जो दूसरी वाली साइड है वो Q का काम करेगी। तो बस ये जो फॉर्मूला था ना आपके पास, अल्फा tan इनवर्स Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा, तो Q की जगह पर वैल्यू डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर Q की जगह पर A डाल दिया, ठीक है, एंड P की जगह पर B डाल दिया, क्योंकि रिजल्टेंट B के साथ चिपका हुआ था इसलिए B P का काम करेगा और ये जो A है ये Q का काम करेगा। क्लियर है ये चीज, इज दिस क्लियर। अगर अभी भी कुछ चीजें मन में रह गई हो, और होता है ये, होना है ऐसा, कुछ चीजें अभी भी आपको खटक रही होंगी, तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएंगे ये, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जितना समझ में आया, अगर थोड़ा भी समझ में आया वेल एंड गुड, एक बार आप स्विप करेंगे
कम समझ में आएगा, अगली बार जब वापस आएंगे और समझ में आएगा, अगली बार जब करेंगे तो और समझ में आएगा। इनफैक्ट मुझे भी ये चैप्टर 3 से 4 बार पढ़ना पड़ा था, तो मेरे को ये समझ में आया था अच्छे से। तो वही है कि एक अटेम्प्ट में आप सोचेंगे कि मेरे से हो जाएगा, नहीं होएगा, 3-4 टाइम्स बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द टॉपिक। नॉलेज होना अलग है एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना अलग। तो अगर आप किसी भी टॉपिक की और डिटेल जानकारी चाहते हैं या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बोर्ड एंड एंट्रेंस, तो डाउनलोड कीजिए पुरशोरा क्लास ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। एंड फाइनली प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशन।